Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already discussed about sections 164 that deals with the statements and confessions recorded in front of judicial magistrate or MM, whether the jurisdiction or not. 164 की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो हमने डिस्कस कर ली. उसकी एविडेंस की वैल्यू होती है वो भी हमने डिस्कस कर ली. उसके बाद छोटा छोटा कंसेप्ट है जो ज्यादा लेंथी भी नहीं, जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेक्शन 164 ए वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. इसके साथ 165, 166, 166 ए और बी भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे. फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम 167 रिमांड से रिलेटेड डिफॉल्ट बेल का कंसेप्ट जो होता है वो डिफॉल्ट बेल का कंसेप्ट हम करेंगे बेल के प्रोविजन के साथ. तो हम ये डिस्कस करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप. स्पेशली मेडिकल एग्जामिनेशन की बात हो रही है. विक्टिम ऑफ रेप होता है जिन रेप विक्टिम्स के रिगार्डिंग ये कंसेप्ट निकल के आया 2005 के अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया. देखिए वैसे तो 53 और 53 ए में भी सीआरपीसी के मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम की बात हो रही है. जो विक्टिम होगा जिसके साथ रेप किया गया उसका एग्जामिनेशन होगा. वेयर ड्यूरिंग द स्टेज व्हेन एन ऑफेंस ऑफ कमिटिंग रेप और अटेम्प्ट टू कमिट रेप, दोनों ही चीजें आ गई है. रेप अटेम्प्ट हुआ है या कमिट हुआ है. अंडर इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी स्टेज है जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है. इट इज प्रपोज टू गेट द पर्सन ऑफ द वुमन, वुमन के जो पर्सन है उसकी जो बॉडी है जिसके साथ रेप हुआ था वुमन का, होम रेप इज एलिज्ड और अटेम्प्टेड हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा उसकी एग्जामिनेशन होती है. सच एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा कंडक्ट होनी चाहिए, रन बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. एंड एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर, जो कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर होता है तो उसके रिगार्ड. देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी का रेप होता है, रेप होने के जस्ट बाद अगर उसका एग्जामिनेशन किया जाता है तो जो मेल है जिसने रेप किया है उसका डीएनए सैंपल लेना इजी हो जाता है. कि उसका जो सीमन वगैरह जो ट्रेस किए जाते हैं उसमें से उसका कल को डीएनए सैंपल लिया जा सकता है और मैच किया जा सकता है कि एक्चुअली रेप उसका उसी व्यक्ति ने किया था. तो जब भी कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, रेप के रिगार्डिंग कोई इश्यू होता है, मेडिकल की बात आती है, अगर आपने क्राइम पेट्रोल वगैरह देखे होंगे, नॉर्मली आपने इस चीज का सामना नहीं किया होगा, लेकिन जब क्राइम पेट्रोल वगैरह में आप देखते हो कि अगर बिना नहाए धोए अगर उस लेडी के जो रेप जो विक्टिम है उसका अगर मेडिकल किया जाता है या उसके कपड़े जो है उसी टाइम के कलेक्ट किए जाते हैं, उससे क्या होता है सीमन के ट्रेसेस मिल जाते हैं. उससे क्या है कि इन फ्यूचर जो मेल है उसके जो भी एक्यूज है उसके डीएनए के साथ उसको मैच किया जा सके. कह रहे हैं कि उसका डीएनए वो जो है मेडिकल एग्जामिनेशन विद द कंसेंट, यहाँ पर कंसेंट होनी चाहिए या तो उस व्यक्ति की खुद की कंसेंट है कि उस लेडी की, अगर वो 18 से ऊपर है, अगर वो 18 से कम है तो उसके कोई पेरेंट्स है, गार्जियन है, उसको जो है कंसेंट होनी चाहिए. एंड सच वुमन शैल बी सेंट टू सच रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन. कि जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऐसे करके कुछ हुआ है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसे मेडिकल के लिए लिए जाना चाहिए. ये बात की गई है इसके अंदर. कहने का मतलब है यहाँ पर 24 आवर्स की बात हो रही है. 24 आवर्स में उसे ले जाना चाहिए. किसकी ड्यूटी बन जाती है? ये पुलिस की ड्यूटी बन जाती है. द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू होम सच वुमन इज सेंट शैल विदाउट डिले. अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ड्यूटी आ गई कि बिना किस डिले के एग्जामिन करेगा, हर पर्सन उसके शरीर का एग्जामिनेशन करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा. क्या क्या उसमें लिखेगा? नेम और एड्रेस लिख देगा वुमन का, और कौन उसे लेके आया उसका एड्रेस, एज ऑफ वुमन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द वुमन, डीएनए प्रोफाइलिंग में क्या क्या चीजें आई उसके अंदर वो सारा उसमें मेंशन कर दिया जाएगा. ठीक है कि मान लीजिए उस वुमन का किसी प्रकार का कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई इंजरी वगैरह निकल के आती है तो वो सारा कुछ जो है उसमें हो जाना चाहिए. तो ये बात इसमें कही गई है. कहाँ चला गया? एक सेकंड. कि डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द वुमन, जो भी डिस्क्रिप्शन लिया गया है उसमें क्या क्या चीजें, मार्क्स ऑफ इंजरी अगर कोई है तो उसकी जनरल मेंटल स्टेट क्या थी वुमन की, अदर मटेरियल को भी उससे रिलेटेड है जो रीजनेबल हो सकता है केस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा का सारा वहां पर देखा जाएगा. तो ये बात कही गई है इसके अंदर. क्या प्रॉब्लम हो रही है आज इसको? एक सेकंड दोबारा चेक करना पड़ेगा. द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन, रीजन भी उस रिपोर्ट में देगा जो भी वहां डॉक्टर होगा. द रिपोर्ट शैल स्पेसिफिकली रिकॉर्ड दैट द कंसेंट ऑफ द वुमन और द पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव हिज कंसेंट जो है
ये बात भी उस रिपोर्ट में लिखी जाएगी कि उस वुमन की कंसेंट हुई थी या कोई पर्सन जो कॉम्पिटेंट था कंसेंट देने के लिए उसके बिहाफ पर उसकी कंसेंट हुई थी। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जैक्ट टाइम क्या था वो भी मेंशन किया जाएगा। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शेल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, शेल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट रेफर इन सेक्शन 173 एज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देगा जल्दी से जल्दी, जो क्या करेगा उस रिपोर्ट को चालान के साथ जो है आगे जमा कर देगा। कहां पर देगा, वो मजिस्ट्रेट के पास उसे दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज इसमें बात कर रहा है, नेक्स्ट क्लॉज सेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड एज रेंडरिंग लॉफुल एन एग्जामिनेशन विदाउट द कंसेंट। अगर मान लो बिना कंसेंट के कोई एग्जामिनेशन हुआ है तो ये नहीं कहा जाएगा कि लॉफुल जो है उसको कोई भी सेक्शन से ये कंस्ट्रूड नहीं होगा कि वो लॉफुल उसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। और एनी पर्सन कम्पिटेड सच ऑन बिहाफ, और कोई व्यक्ति जो उसके बिहाफ पर कंसेंट दे सकता था उसकी कंसेंट के बिना वो मेडिकल हुआ है, तो ऐसा इसमें कुछ भी जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है कोई भी सेक्शन में ये नहीं माना जाएगा कि लॉफुल एनी एग्जामिनेशन हुआ है। अगर मान लो उस वुमन की कंसेंट नहीं थी या पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं था, उनके बिना अगर कोई एग्जामिनेशन हुआ है तो वो लॉफुल नहीं माना जाएगा। ये दिया हुआ है नथिंग फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एग्जामिनेशन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का वही सेम मीनिंग है जो सेक्शन 53 में हमने पढ़ा था, वही सेम मीनिंग जो है वही निकल के आया हुआ है। तो ये है हमारा सेक्शन 164। अब हम कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 165 को, देखते हैं वो क्या कह रहा है। 165 बात कर रहा है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के द्वारा हमने सर्च करी है, इससे पहले हमने 47 में भी सर्च के बारे में पढ़ा था कि सर्च का प्रोविजन है। सर्च के हम काफी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, 100 में भी हमने सर्च को डिस्कस किया था। तो उस सर्च के अलावा भी 165 में सर्च बाय पुलिस ऑफिसर के द्वारा यहाँ भी सर्च होता है। ये सर्च है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से, ये सर्च है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से। Whenever an officer in charge of police station or a police officer making an investigation has reasonable ground है उसके पास कि कोई चीज नेसेसरी है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए, जो है लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन में फाउंड हो सकती है, एंड विच ही इज अटेच्ड एंड दैट सच थिंग कैन नॉट इन द ओपिनियन बी अदरवाइज ऑब्टेन्ड अनड्यू डिले। अगर उसे डिले कर दिया जाएगा तो हो सकता है उस चीज को इधर उधर किया जा सके। आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड राइटिंग द ग्राउंड्स, उस राइटिंग में उस ग्राउंड्स को लिखकर जो है सर्च की जाएगी। नॉर्मल इतना ही इंपॉर्टेंट है कि रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए। पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन प्रैक्टिकल कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, क्या करेगा, इन पर्सन, पर्सनली जाके जो है सर्च कंडक्ट करेगा। ये बात कर रहा है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्लॉज ये कह रहा है if he is unable to conduct the search in person and there is no other person competent to make the search present at that time, he may after recording and writing the reasons to require any person, any officer subordinate to make the search shall deliver to such a subordinate officer an order in writing। कहता है कि मान लीजिए वो पर्सन में नहीं जा सकता, खुद पर्सनली नहीं जा सकता, कोई उसके यहाँ पर्सनली जाने के लिए कोई कंपिटेंट भी नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ऑर्डर इन राइटिंग देकर सर्च के लिए कह सकता है। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड एज सर्च वारंट्स एंड द जनरल प्रोविजन ऑफ सर्च कंटेन इन सेक्शन 100। सेक्शन 100 किसकी बात करता है, कन्फाइंड सर्च की बात करता है, और सर्च वारंट के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो सारे प्रोविजन यहाँ अप्लीकेबल होंगे। कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 शैल फोर्थविथ टू सेंड, जो भी कॉपी होगी वो फटाफट से नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को जो है एम्पावर्ड है, जो कॉग्निजेंस लेगा उस ऑफेंस पे, उसके लिए वहां पर दी जाएगी। एंड द ओनर और द ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस सर्च शैल ऑन एप्लीकेशन फर्निश फ्री ऑफ कॉस्ट विद कॉपी, और जो है कह रहे हैं कि जो ऑक्यूपायर होगा उसको भी वो कॉपी जो है वो फर्निश की जाएगी। ये बात इसके अंदर की गई। नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन पर्पज से इस सर्च को किया जाता है। अब 166 ये बात कर रहा है, वन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इश्यू सर्च वारंट। अब दूसरे व्यक्ति को सर्च वारंट इश्यू करता है तो इसके लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, बस एक इसमें ये इंपॉर्टेंट है, एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर नॉट बीइंग बिलो द रैंक। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर एन ऑफिसर इंचार्ज of another police station whether in the same or different district to cause a search to be made in any place in any case in which the former officer might cause such search to be made within the limits of his own station, limit में ही ये करेगा। Such officer or being so required shall proceed according to the provision section 165 के प्रोसीजर फॉलो करेगा। There reason to believe that, अब इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने वाला, तो इसको आगे अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो लास्ट इंपॉर्टेंट वही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्च जो किया गया उसका जो है आप उन्हें जो एक कॉपी प्रोवाइड करवाओगे। बट इसके रिगार्डिंग में कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है, कुछ एक एसेंशियल कंडीशंस है दैट मस्ट बी फुलफिल
अंडर सेक्शन 165 एंड 166 के तहत अगर आप कुछ सर्च करते हो तो उसके लिए सेक्शन 165 और 66 में जो एसेंशियल कंडीशन है वो आपको लिखवा देती हूं मैं, क्या है, आप नोट्स बना सकते हो अपने लेवल पे। फर्स्ट इज सर्टेन कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल। देखिए ये कुछ पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हमारे एग्जाम पास आ रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है जहां पे कि कुछ आपको बताना चाहिए तो वो मैं आपको बताती भी हूं कि आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। मस्ट बी फुलफिल अंडर सेक्शन 165 और 166। द फर्स्ट इज, पहली कंडीशन है कि नेसेसरी फॉर द सर्च must be necessary for the purpose of investigation, for the purpose of investigation के लिए जरूरी होना चाहिए। सेकंड ये कह रहा है कि जो ऑफेंस है उसके लिए वो ऑथराइज होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर मस्ट बी ऑथराइज्ड, पुलिस ऑफिसर must be authorized to do search। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रीजनेबल ग्राउंड्स। रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट इसमें कह रहा है देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरीनेस, नो आर्बिट्रेरीनेस, कोई भी आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी प्रकार का भेदभाव वहां नहीं होना चाहिए, ये बात कह रहा है इसमें। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन वी टॉक अबाउट फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि ये बिलीफ होना चाहिए कि अगर उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया, फिफ्थ पॉइंट बात कर रहा है ग्राउंड ऑफ बिलीफ, ग्राउंड ऑफ बिलीफ होना चाहिए। अदरवाइज ग्राउंड ऑफ बिलीफ होना चाहिए कि पूरा एक तरह रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए और बिलीफ होना चाहिए। अदरवाइज सर्च इज इलीगल। तो सर्च जो क्या मानी जाएगी? इलीगल मानी जाएगी, क्योंकि कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है, तो उस मामले में सर्च को आप इलीगल डिक्लेयर कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज, हमने बात की ना इलीगल की, इलीगैलिटी ऑफ सर्च कब होगा, इसके रिगार्डिंग एक इलीगैलिटी ऑफ सर्च। इसके लिए एक लैंडमार्क केस है, स्टेट ऑफ यूपी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस पलटम मल्ला। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था, whether contravention of such provision, whether contravention of such provision, contravention of such provisions would vitiate the trial, would vitiate the trial अंडर सेक्शन 461। तो इसमें आंसर निकल के आया था नो। अगर इसका कॉन्ट्रावेंशन होता है तो नो, इट डजंट विशिएट द ट्रायल, दैट जनरली जो कोर्ट्स होती है वो नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्च प्रोसीजर की वजह से ट्रायल को विशिएट नहीं करेगी। हालांकि जो प्रोविजन है सेक्शन 165 और सेक्शन 100 के, वो मैंडेटरी है, डायरेक्टरी नहीं है, लेकिन अगर कई बार उसकी रिक्वायरमेंट को अगर आप देखते हो तो उसकी वजह से
सिर्फ इस बात पे कि वो इलीगल है, इरेगुलर है, तो उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि वो विशिट कर देगा ट्रायल। हालांकि ऑफिशियल ट्रेसपास वहां हुआ है, हालांकि ऑफिशियल ट्रेसपास हुआ है, उसके लिए उस ऑफिसर को लायबल ठहराया जा सकता है कि उसने इलीगल एक्ट किया, उसके खिलाफ कोई जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता जी। केस का नाम इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं 166A क्या कहता है। 166A इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दिया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया, कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दिया गया है कि मान लो आपने सर्च करना है आउटसाइड इंडिया में, इस किसी भी कंट्री में या ऐसा प्लेस जो है आउटसाइड देश के किसी भी भाग में आपने क्या करना हो, सर्च करना हो। Notwithstanding anything contained in this code, if in course of investigation into an offence, an application is made by the investigation officer or any police officer superior in rank of investigation officer that evidence may be available in a country or place outside India, any criminal court may issue a letter of request करेगी। क्रिमिनल कोर्ट क्या करेगी, कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर देगी उस अथॉरिटी में जो आउटसाइड इंडिया है कि वहां पर जाके वो सर्च कर सके। द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी पावर है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी उस हिसाब से वो ट्रांसमिट किया जाएगा, भेजा जाएगा। एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और थिंग रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डीम्ड टू बी एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये माना जाएगा कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया है। तो ये है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट 2 भेजा जा रहा है कहीं सर्च करने के लिए। और अगर हम अगले प्रोविजन की बात करते हैं तो अगला प्रोविजन हमारा बात करता है, अगला प्रोविजन क्या कहेगा, अगला प्रोविजन कह रहा है, कौन सा सेक्शन आ गया ये हमारा, आज पता नहीं कुछ लैपटॉप में कुछ इश्यू हो रहा है, पता नहीं कैसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा सेक्शन हम पढ़ रहे हैं और कौन सा सेक्शन निकल के आ जा रहा है। हम पढ़ रहे हैं 166A में। तो क्या है 166A की अगर हम बात करते हैं तो उसमें तो क्या है कि हम किसी दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं अथॉरिटी कि आप जो है वहां पर सर्च करने दीजिए। 166B में क्या है, फ्रॉम अ कंट्री, किसी दूसरी कंट्री से हमारे पास एक अथॉरिटी आई है इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया की, इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर वो पावर दी गई है, तो वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अपने कंट्री में कोई दूसरी कंट्री भेज रही है तो 166B में आ जाएगा, अदरवाइज 166A में आ जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। देखिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ भी छोड़कर नहीं चल सकते। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिल जाएगी और आप जो है किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। कोरोना के इस टाइम में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।